हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई पाठशाला। मेरा नाम है विवेक और मैं आपका मैथ टीचर। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th NCERT। हमारा ये चौथा वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के जो 3 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफिकल और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने हैं यहाँ पे। जो पिछले वीडियोज में हमने जो डिस्कस किया था कि कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, यानी कि इस सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताना है कि सॉल्यूशन यूनिक है कि सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट है या कि नो सॉल्यूशन। इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताना है, ना ही आपको लाइंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ पे, यानी कि हर इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स निकालने हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है ग्राफ पेपर पे, बस इतना ही। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। जब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन दोनों में अंतर है। अगर क्वेश्चन कह देते कि रिप्रेजेंट दी प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली, मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने हैं, और अगर कह दे सॉल्व दी इक्वेशन, सॉल्व दी प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली, इसका मतलब आपको एल्जेब्रिक मेथड यूज करके उसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कह दे क्वेश्चन कि आपको रिप्रेजेंट दी प्रॉब्लम ग्राफिकली, मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देना है, लाइंस बना देनी है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही कह दे कि सॉल्व दी प्रॉब्लम ग्राफिकली, मीन्स आपको ग्राफ पे लाइंस तो रिप्रेजेंट करने हैं, फिर ये भी बताने हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा आपको, ठीक है। कोइंसिडेंट होंगी तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, इसलिए सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। अगर पैरेलल लाइंस हो गए तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। लेकिन एक्सरसाइज 3.1 आपसे कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है भाई। चलिए, ताकि हम भी थोड़े से मोटिवेट होते रहें और आप तक अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहें। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, मैं 7 times तुमसे क्या था, बड़ा था। लेट सपोज कि अगर 7 साल पहले आफ्ताब का एज ए रहा होगा, तो जो उसकी डॉटर है उसका एज क्या रहा होगा, A/7। 7 टाइम्स क्या है, बड़ा है ये। आगे बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे समझ आ जाएगी। आगे की प्रॉब्लम क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज यू विल, ठीक है। जो तुम्हारी एज जो होगी उसके मैं 3 times हो जाऊंगा, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितनी साल की होगी उससे क्या होगा, 3 गुना, यानी कि 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। रेफरेंस है हमारा आज का, ठीक है। प्रेजेंट एज से 7 years बैक एंड प्रेजेंट एज से 3 years ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन के लिए 7 साल पहले के लिए एक इक्वेशन और 3 साल बाद के लिए एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास, ठीक है। और इन्हीं को क्या कर देना है, एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो मेथड क्या होगा, सबसे पहले जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, ठीक है।
वैसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। ठीक है भाई, हमने एक्स एंड वाई ईयर्स दोनों के प्रेजेंट एज को मान लिया। अब कंडीशन है पहला 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आफ्ताब एज वाज, क्या रहा होगा, x माइनस 7 ईयर्स। ठीक है, आज अगर कोई 9 साल का है तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, 2 साल का रहा होगा, तो क्या किया 9 माइनस 7 कर दिया। तो आज का अगर एज x है तो 7 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ईयर्स। वैसे ही हिज डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, y माइनस 7। ठीक है, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो कंडीशन क्या दे रखा है, x माइनस 7 और उसकी डॉटर का एज क्या है, y माइनस 7। अब देखो ये x माइनस 7 टाइम्स बड़ा है इससे। ऐसे समझो, अगर मैं कह दूं कि 21 जो है 3 से कितने टाइम्स बड़ा है, 7 टाइम्स। तो ये वाली वैल्यू जितनी टाइम्स बड़ी है उतनी ही टाइम्स इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना होगा, तो उसके डॉटर के एज में क्या करना होगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था 21 इज 7 टाइम्स मोर देन 3, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या किया, जो छोटे वाले नंबर्स थे जितना टाइम्स ये छोटा था उसी से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कहानी यहाँ भी किया है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ से एक इक्वेशन आएगी मेरे पास निकल के, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी निकल के x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y और माइनस 7 इंटू 7 माइनस 49। ठीक है, अब इस 7y को इधर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, और ये माइनस 7 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7, और यहाँ से एक इक्वेशन आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। पहली इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन बनकर आ गई। चलो अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, 3 years from now, 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज विल बी, क्या होगा आफ्ताब का एज, x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, वैसे ही हिज डॉटर एज, उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, एज विल बी y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब 3 गुना ज़्यादा है, मीन्स x प्लस 3 इज 3 टाइम्स मोर देन y प्लस 3। y प्लस 3 से x प्लस 3 कितने टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और जब ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, 3 को राइट हैंड साइड में भेज दो और 3y को इधर लेकर आ जाओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 3, और यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6।
इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गया। अब चलो, अब इधर थोड़ा सा इन दोनों को फिर से लिखो y के टर्म में, ठीक है। फॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो यहां से इस 7y को उधर भेज दो और इस 42 को इधर लेकर आओ। x माइनस 42 इज इक्वल टू 7y, ये माइनस 42 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 42। x प्लस 42 इज इक्वल टू, ये माइनस 7y था, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 7y, और यहाँ से y इज इक्वल टू x प्लस 42, 7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए टेबल बना लेंगे एक, x एंड y। अब देखो 42 क्या है 7 से डिविजिबल है, तो अगर x की वैल्यू भी हम 7 से डिविजिबल ले लें तो क्या हो जाएगा x प्लस 42 भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो कि मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि 81 जो है 9 से डिविजिबल है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। 81 जो है 9 से डिविजिबल है और 36 भी 9 से डिविजिबल है, हमें पता है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 81 भी 9 से डिविजिबल था और 36 भी 9 से डिविजिबल था, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। अगर यहां मैं माइनस लगा दूं, अगर यहां पे मैं माइनस लगा दूं तो देखो 81 जो है 9 से डिविजिबल है, 36 भी 9 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है भाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये x की वैल्यू वही लो जो 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि y की वैल्यू क्या आएगी, हमें एक होल पार्ट मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, ठीक है। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है भाई। तो चलो x का वैल्यू हम ऐसा लेंगे जो 7 से डिविजिबल हो, क्यों? क्योंकि 42 7 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। चलो तो x ले लेते हैं 0। x को जब आप 0 लोगे तो 0 प्लस 42 हुआ और 42 अपॉन 7 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। वैसे ही x को 7 ले लो तो 7 प्लस 42 49 अपॉन 7 दैट इज 7y भी क्या मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब फॉर इस वाले इक्वेशन के लिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y और y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं हमारे पास फिर से आ गई। देखो कुछ नहीं किया, इस 3y को उधर ले गया और इस 6 को इधर लाया। जब 3y को उधर ले जाएंगे तो 3y के पास माइनस साइन है तो प्लस में आ गया, एक 6 के पास प्लस साइन था तो इधर आया तो माइनस साइन हो गया, ठीक है। और फिर इस 3 को जब इधर शिफ्ट किया तो 3 हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया x माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है भाई। चलो अब चलो फिर वही कहानी है, 6 तो 3 से डिविजिबल है तो x की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहला वैल्यू तो 0 है, 0 तो किस सारे नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 माइनस 6 और माइनस 6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा -2। अब अगर 6 ले लें तो 6 माइनस 6 0 अपॉन 3, ये 6 तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे, इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लेना। चलो पॉइंट मार्क करते हैं। देखो पॉइंट ए क्या है हमारा 0 6, पॉइंट बी क्या है 7 एंड 7 और 7 पे हमें पॉइंट एक मार्क कर लेने हैं, ठीक है। ये पॉइंट 7 इन दोनों को मिला दो भाई, इन दोनों को मिला दोगे तो लाइन ये किसकी बन गई, ये लाइन बन गई हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो इसके ऊपर लिख दो x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 की लाइन है ये, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन बना लो, x
पॉइंट P के लिए क्या है 0 एंड -2, 0 एंड -2 कहाँ लाई करेगा भाई, यहाँ लाई करेगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। वैसे ही ये वाली पॉइंट Q 6 0, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये वाली पॉइंट होगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो और ये बन गई आपकी ग्राफ पहले वाले की, ठीक है। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ हमने जो इक्वेशन रिड्यूस किया था वो था हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई, क्लियर, गॉट इट। तो ये हमारा हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सॉल्यूशन अगर पूछता तो हमें ये दिखाना पड़ता ये लाइन आगे जाके कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो चूंकि रिप्रेजेंटेशन पूछे हुए था, वैसे आप आगे जाके देख सकते हो 42 एंड 12 पे ये लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। आप चेक कर लेना, x की वैल्यू 42 डाल के एंड y की वैल्यू 12 डाल के दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन पूछता तो ये वाले पॉइंट पे जाकर इन्हें इंसेक्ट कराने पड़ते, ठीक, सॉरी इंटरसेक्ट कराने पड़ते इन्हें 42 और 12 पे जाकर, ठीक है ना भाई। चलो क्लियर है भाई, समझ आ गई। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल्सो algebraical representation of question number first, ठीक है। तो वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लेट्स प्रोसीड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बोर्ड पे। कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, ठीक है। 3 बैट और 6 बॉल वो कितने रुपीज में खरीद कर लाती है, 3900 में। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 और बॉल खरीद कर लाती है कितने रुपीज में, 1300 में। और दोनों बार जो शॉपिंग की है उसमें जो बैट और बॉल का जो काइंड है वो सेम है, यानी कि एक ही तरह के बैट और बॉल दोनों ही बार वो खरीद कर लाती है, ठीक है। तो 2 बार शॉपिंग करने गई है, 2 कंडीशन रेज हुआ है, 2 इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा पहले शॉपिंग के लिए और इक्वेशन नंबर 2 बनेगा जो दूसरी बार शॉपिंग की है उसके लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि लेट्स सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा, लेट्स द प्राइस ऑफ 1 बैट बी x एंड 1 बॉल बी y रुपीज, ठीक है। रुपीज लगा लेंगे पहले, यहां भी रुपीज लगा लेंगे, ठीक है। x रुपीज एंड y रुपीज। बैट का प्राइस कितना है, x रुपीज है एंड बॉल का प्राइस कितना है, y रुपीज है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। फॉर 6 बॉल कितना है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 6 बॉल 3x प्लस 6y। एक बैट की प्राइस में 3 बैट से मल्टीप्लाई किया, 3 बैट की प्राइस आ गई, ठीक है। एक बॉल की प्राइस में 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 बॉल की प्राइस आ गई। और ये दोनों मिलाकर कितने हुए हैं, 1300 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही फॉर 1 मोर बैट एंड 3 बॉल क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 बार शॉपिंग किया, 2 कंडीशन राइज हुआ और दोनों ही कंडीशन को लेकर हमने आगे बढ़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। फॉर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, सॉरी यहां 3900 कर लो भैया, ठीक है, इज इक्वल टू 3900, ठीक है भाई। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, y के टर्म में लिख लो आप इक्वेशन को, तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6, ये y की वैल्यू हो गई। वैसे ही जब आप इधर फॉर दूसरे वाले इक्वेशन के लिए लिखोगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 और 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x को इधर शिफ्ट करो
माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट करो, 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। दोनों ही इक्वेशन को मैंने वाई के टर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब टेबल बना लेता हूं दोनों ही इक्वेशन के लिए, एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, अब देखो एक्स का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी से लेना होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू ऐसा लेंगे कि वाई जो है बहुत बड़ा ना आए या बहुत छोटा ना आ जाए। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज थोड़े क्या होने चाहिए, बहुत छोटे बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अगर x को मैं 0 ले लेता हूं, x को 0 ले लूंगा, x को 0 ले लूंगा तो y क्या आ जाएगा, 3900 माइनस 0 क्या होगा, 3900 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 और 5 650। x को अगर 0 ले लोगे तो y क्या आ जाएगा, 615। अगर x को 1300 ले ले, x को 1300 ले ले तो y क्या आ जाएगा हमारा 0। 3900 माइनस 3900 0, 0 अपॉन 6 तो 0 ही होता है। ठीक है, तो देखो ठीक ठाक वैल्यू है, बहुत छोटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 100 के गैप पे हम बना सकते हैं इनको आराम से। ठीक है, चलो वैसे ही इनके लिए अगर टेबल बनाए हम x एंड y, x को क्या ले लें बताओ, x की वैल्यू यहाँ देखो, अब 1303 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हमें समझदारी से x की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी कि जो रिजल्ट आए 1300 माइनस एक्स वो डिवाइड हो जाए 3 से। तो देखो x अगर 400 में ले लूँ, x अगर 400 ले लूँ तो 1300 माइनस 400 900 बचेगा, और 900 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर x को मैं इस बार 500 ले लेता हूँ। ठीक है, तो x अगर 500 ले लूँगा तो 1300 माइनस 500 कितना होगा, 800। नहीं 500 नहीं लो, एक काम करो 700 ले लो। ठीक है, 700 ले लो। ठीक है भाई, इससे 700 ले लो, जब x को 700 लोगे तो 1300 माइनस 700 कितना बचेगा, 600, और 600 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखो x एंड y की वैल्यूज आ गई, यहाँ भी x एंड y की दो वैल्यूज आ गई। अब इसे हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कहाँ तक जाने पड़ेंगे भैया, 100 के गैप पे 1300 तक जाने पड़ेंगे हमें x की वैल्यूज, और y तो 650 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x वाली लाइन बड़ी चाहिए हमें। ठीक है, x वाली लाइन बड़ी चाहिए, y वाली लाइन छोटी भी चलेगी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चल मार्किंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 13 तक चाहिए। ठीक है, अब ये 1 2 नहीं, ये क्या करो 100 200 मार्किंग करो। ठीक है, 100 200, ये जो मार्किंग होगी 1 2 3 पे नहीं जाएगी, ये क्या होगी 100 200 पे जाएगी। 100 200 300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये रही 1300। ठीक है, 0 और 1300 को रिप्रेजेंट करना है 400 और 700 को, तो ये 400, ये 5 6 और ये 700। ठीक है, ऐसे ही आप लोग रिप्रेजेंट कर लोगे 100 200 300 400 500 600 7 8 9 10 11 1300 तक हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक वैसे ही इधर भी 100 200 300 400 500
600, 700, 800, ठीक है। एक जगह 650 रिप्रेजेंट करना हमें, तो 50 कर लो इन दोनों के बीच का, ठीक है भाई। ये रही हमारी 650 की पॉइंट, ठीक है। चलो सबको दिख रहा है भाई। चलो x0 y 650, x0 y 650 ये वाली पॉइंट, ठीक है। x 1300 y0, x 1300 y0 ये वाली पॉइंट मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो फटाफट से। ये हो गया हमारा लाइन किसका भैया, यहां लिख दो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 की लाइन हो गई ये, ठीक है। वैसे ही अब आप इसके लिए पॉइंट रिप्रेजेंट करो, x 400 तो y 300, x 400 यहां से तो y 300, ठीक है। ये वाली पॉइंट हो गई, ठीक है। पॉइंट के नाम दे दो, इसे a कह दो, इसे b कह दो, इसे p एंड इसे q। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये p पॉइंट हो गई, ठीक है। q पॉइंट x 700 तो y 200, x 700 तो y 200, ये वाला पॉइंट, ठीक है भाई। अब इसे मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। हो गया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका, कोई दिक्कत भाई, ठीक है। ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फिनिश कर लिए, ठीक है। बता दो किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो फटाफट से, ठीक है। बस आपको ये एक्स और वाई के पॉइंट्स लेते वक्त ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, ताकि ऐसी वैल्यूज लें कि हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। देखो 650 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 100 को 2 से डिवाइड कर देते 50 आ जाता, यानी 100 के पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। अब 1 2 3 रिप्रेजेंट करके 1300 तक तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये गैप क्या हो लेंगे हम, थोड़ा सा वैसे लेंगे जिससे कि हमारी पॉइंट क्या हो जाए, आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है भाई। चलो तो ये खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने, ठीक है। कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन कोई भी व्यक्ति गया होगा मार्केट और उसने 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीद कर लाया, तो उसने टोटल कितने अमाउंट पे किए, ₹160। एक महीने बाद जब वही व्यक्ति जाता है मार्केट और इस बार जो अमाउंट है वो कितना है, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स खरीदता है और उसे पे करने पड़ते हैं ₹300, ठीक है। 1 month आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो ये दोनों ही दिनों के जो एप्पल और ग्रेप्स के प्राइसेस हैं, इसके सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकल तरीके से एंड ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है, ठीक है। तो लेट 1 kg ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल लिख लो, कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple be x rupees x, and 1 kg of grapes be rupees y, ठीक है। तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट ₹x और y kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ₹y, ठीक है। तो फॉर 2 kg apples and 1 kg grapes,
grapes. 2 into x plus y is equal to 160. Equation number first. For 4 kg apple and 2 kg grapes, 4x plus 2y is equal to 300. That is equation number 2. एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ठीक है। एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को। तो ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, टेबल बनाना पड़ेगा। तो फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, y के टर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे 160 माइनस 2x। टेबल बना लेंगे इसके लिए। अगर x को अगर हम 50 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर x को हम 60 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है भाई? हमने लिया x को 50 तो y हो गया 60, और x को 60 लिया तो y हो गया 40। कोई दिक्कत है भाई? 50 इंटू 200, 160 माइनस 100 60 बचा। 60 इंटू 2 120, 160 माइनस 120 कितना बचा 40 बचा, ठीक है। अब फॉर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 and 2y is equal to 300 minus 4x and y is equal to 300 minus 4x upon 2। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, x एंड y। देखो x को क्या ले लें, x को मैं 30 ले लेता हूँ। x अगर 30 ले रहा हूँ तो 4 इंटू 30 कितना हो गया 120। 300 माइनस 120 कितना बचेगा 180, 180 अपॉन 2 दैट इज 90। y कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और अगर मैं 50 ले लूँ, x को 50 ले लूँ तो 50 इंटू 4 कितना हो गया 200। 300 माइनस 200 100 एंड 100 अपॉन 2 दैट इज 50। y भी हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। x की जगह 50 करके इसको सॉल्व करोगे तो y भी क्या निकल कर आ जाएगा 50 निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को फटाफट ग्राफ पे। ठीक है, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। आ जाओ पहला पॉइंट, x 50 तो y 60। x 50 ये वाला x 50 है तो y कितना है भाई, y है 60। आप स्केल से बनाएंगे अच्छे तरीके से। ये वाला पॉइंट रहा x 50 एंड y 60, ठीक है भाई। चलो दूसरा x 60 तो y 40। x जब 60 है तो y कितना है y 40 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेट सपोज पॉइंट A है ये और ये पॉइंट B है। तो ये रहा पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स लिखोगे 50 एंड 60। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिखोगे 60 एंड 40, ठीक है। लिख दिया भाई A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। मिला दो इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया, हमारी लाइन बन गई, ठीक है। ये लाइन किसकी बनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। लिख दोगे यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। लिख दिया हमने इस लाइन को, या जगह यहाँ नहीं बच रहा है तो नीचे लिख दो यहाँ पे
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है भाई, लिख दिया। अब चलो इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x 30 तो y 90। अच्छा, y 90 तक बनाना है ना भाई, 70 80 90 80 एंड 90। ठीक है, चलो ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। चलो ये कितना है, x 30 तो y 90, x 30 की लाइन ये जाएगी और 90 की लाइन ये आएगी, जहाँ दोनों मिलेंगे ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर 50 एंड 50, ये 50 तो ये भी 50, ये वाला। तो पॉइंट कुछ इस तरीके से, अब मिला दीजिए इन्हें। ये किसकी लाइन बनी है भाई, ये लाइन बनी है आपकी फोर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, दोनों ही लाइंस कैसी हैं, पैरेलल दिख रही हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो उससे मतलब नहीं है पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, ये तो बताना नहीं है हमें, बस रिप्रेजेंट कर देना था, हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अब आपकी लाइन जो बनी है वो सही बनी है कि नहीं, आप a1/a2 b1/b2 के रिलेशन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 4 है, तो 2/4 1/2। ठीक है भाई, y क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 1/2। ये दोनों तो रेशियो से सेम आ गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। 160/150, ये तो 1/2 नहीं आ रहा है, मीन्स कौन सा केस है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है भाई, तो ये कब होती थी, जब लाइन पैरेलल होती थी। देखिए पैरेलल लाइन ही तो बनाया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है एक्सरसाइज 3.1 हमारा खत्म होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.1 में क्या था, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। देखो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, अपने एक्स को समझने के लिए जितना माइंड यूज करते हो ना, उसका 10% अगर यूज कर लो तो मैथ का एक्स समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो थोड़ा सा उधर से माइंड इधर की तरफ डाइवर्ट करो। ठीक है, क्योंकि वो तो अब छोड़कर चला गया। ठीक है, जिसे जाना था वो तो चला गया, तो उसमें माइंड क्यों लगा रहे हो, इस पे माइंड लगाओ ना, ये तो जिंदगी भर साथ रहने वाला है ना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियोज में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोज पसंद आती है यार तो वीडियोज को लाइक करो, वीडियोज को शेयर करो, फैला दो जितना ज़्यादा फैला सकते हो। ठीक है, चलो बाय।